हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच आर आई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम शेड्यूल निकल चुका है। तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन सेट का सीरीज़ चला रहा हूँ। तो वो सीरीज़ का ये दूसरा सेट है, जिसमें मैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करूँगा, जो कि आपका बेसिकली लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का होगा, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट, कोल इंडिया, सेल एंड वेल। तो मैं यूजीसी नेट का जून 2018 और जून 2019 से ले रहा हूँ यहाँ पे लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्वेश्चन, और बाकी कोल इंडिया का 2016-17 और सेल और वेल का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैं कलेक्ट किया है, ये इधर कलेक्ट किया गया है लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 25 क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये यूजीसी नेट हो गया या फिर कोई भी पीएसयू एचआर या फिर यूपीएस जो यूपीएससी पीएफओ या फिर आईबीपीएस एसओ एचआर का अगर कोई एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एसआर साहू और ये है फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं डेली क्विज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले के चांसेस बहुत ज़्यादा है आने का चांसेस। तो इस ग्रुप को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ ये फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, ताकि आप वीडियो की नोटिफिकेशन सही तरीके से पा सके टाइम पे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। If you haven't watched the previous lecture, I will be providing here in the card. So the previous lecture was of 30 questions, and I have included 25 questions in this lecture. So this lecture will start from 31st question, which is from NET June 2018. So the question is, a worker working in a factory has worked for 225 days during the calendar year 2017. He has been laid off for 20 days as per the standing orders and also availed 10 days of leave with wages during the said year. How many days of leave with wages he shall be entitled during the calendar year 2018? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक वर्कर है जो कि 2017 कैलेंडर ईयर में एक फैक्ट्री में कुल मिला के 225 दिन काम किया है। ठीक है, तो अगर आप मेरा फैक्ट्री एक्ट का वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएगा। ये उस वीडियो का लास्ट शायद थर्ड पार्ट में प्रोवाइड किया गया है ये इन्फॉर्मेशन, तो देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 225 दिन ये काम किया है 2017 में और ले ऑफ हो गया है 20 डेज एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर। साथ ही साथ ये 10 डेज का लीव भी अवेल कर चुका है, लीव विथ वेजेस। तो इसको 2018 में कितने दिन का लीव विथ वेजेस मिलेगा, जो एनुअल लीव विथ वेजेस होता है 2018 में कितने दिन का मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ले ऑफ किया गया है उसको एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तभी ये कैलकुलेशन ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 240 दिन चाहिए, ये जो आपका एलिजिबिलिटी के लिए 240 दिन चाहिए, तो यहाँ पे 225 दिन काम किया है और ले ऑफ 20 दिन हुआ है एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर, तो इसीलिए ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा 225 और उसमें से 20 और फिर 10 भी यहाँ पे ऐड होगा लीव विथ वेजेस। तो ये सब मिला के उसका क्वालिफाई भी हो जाता है। यहाँ पे 255 दिन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन जो होगा लीव विथ वेजेस वो सिर्फ 225 दिन का ही होगा, ये दोनों का यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा। तो आज यहाँ पे नहीं दिया गया है कोई चाइल्ड वर्कर, इसीलिए हर 20 दिन में एक दिन उसको छुट्टी मिलना चाहिए लीव विथ वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे 225 दिन में कितना होगा, 225 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका होगा 11.25। तो 0.25 को छोड़ के यहाँ पे 11 राउंड फिगर यहाँ पे दिया गया है 11, तो 11 डेज़ का उसको लीव मिलेगा। अगर 11.5 से ज़्यादा होता तो यहाँ पे 12 डेज़ का लीव मिलता, पर 11.5 से कम है तो 11.25 है, तो ये आपका आंसर 11 डेज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, कैलकुलेशन जान गए ना। एडल्ट वर्कर के लिए 20 दिन के लिए एक छुट्टी, और जो होता है आपका चाइल्ड वर्कर उसके लिए 15 दिन में एक छुट्टी। ठीक है, 15 दिन काम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन व्हिच 3 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
प्रोविजंस हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे कौन सी 3 आर्टिकल है जिसमें कि आपका प्रोविजन दिया गया है हेल्थ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका आर्टिकल्स 24, 25 एंड 26। ऑप्शन बी दिया गया है 38, 39 ई एंड एफ, 37। ऑप्शन सी यहाँ पे 24, 39 ई एंड एफ, 42 और ऑप्शन डी यहाँ पे 41, 42 एंड 43। तो यहाँ पे इंश्योरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल्स 24, 39 ई एंड एफ एंड 42। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लेबर वेलफेयर मूवमेंट। तो लेबर वेलफेयर मूवमेंट के फादर कौन है? किसको हम लेबर वेलफेयर मूवमेंट के फादर के रूप में जाने जाते हैं? ये आपका कोल इंडिया 2016-17 का क्वेश्चन है। एल्टन मायो, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और पीटर ड्रकर। तो यहाँ पे लेबर वेलफेयर मूवमेंट का फादर हम मानते हैं रॉबर्ट ओवेन को। यहाँ पे टी है, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। आज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ये क्वेश्चन आपका नेट जून 2019 का है, ठीक है। आज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ सपोर्ट ऑफ वर्कर्स ए यूनियन शुड हैव इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर क्लेमिंग रिकॉग्निशन एज ए सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट। तो कोई भी ट्रेड यूनियन के लिए कितना परसेंटेज ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है कि वो क्लेम कर सके एक सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट के रूप में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में, ऑन द बेसिस ऑफ चेक ऑफ सिस्टम। तो इसको हम चेक ऑफ सिस्टम बोलते हैं। उसके हिसाब से कितना परसेंटेज चाहिए कोई ट्रेड यूनियन को, कितना परसेंटेज का सपोर्ट चाहिए? 25%, 33%, 50% और 66%। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 66%। तो यहाँ पे चेक ऑफ सिस्टम के हिसाब से सिंगल नेगोशिएटिंग एजेंट होने के लिए कोई भी ट्रेड यूनियन को 66% सपोर्ट चाहिए होता है फैक्ट्री में, ठीक है, वर्कर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये आपका भेल 2019 का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का एक फॉर्म है? वर्क्स कमिटी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट। तो आपका ये तीनों में आपका वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ वर्क्स कमिटी में करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एन.एम. लोखंडे ईदर आर ट्रू। तो एन.एम. लोखंडे के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से क्या आपका ट्रू है? ये क्वेश्चन आपका नेट जून 2018 में दिया गया था। तो फर्स्ट आपका है ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। सेकेंड, he was a philanthropic promoter of labor legislation and workers welfare. Next, he is considered as the father of trade union movement in India. तो यहाँ पे हम अगर ठीक से देखेंगे तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन में उनका कोई भी काम यहाँ पे नहीं था। तो उनका वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट लीडर थे। तो उसके हिसाब से सेकंड पॉइंट आपका करेक्ट है। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है, उनको फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट। उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन। द फॉलोइंग वेयर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, अरेंज द सेम इन द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लाटेस्ट। तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिया गया है जो कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट के रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको अर्लीस्ट से लेके लाटेस्ट तक हमको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपका सेल में आया था 2019 का, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। सेकंड आपका है फॉर्मेशन ऑफ भारतीय मजदूर संघ। थर्ड आपका है फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। फोर्थ आपका है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। तो इसका फॉर्मेशन का जो ईयर है वो पहले हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, तो इसका ईयर है आपका 1969, ठीक है। तो भारतीय मजदूर संघ जो बीएमएस है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1955, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, इसका कब फॉर्मेशन हुआ था? यहाँ पे 1970।
और यहाँ पे लास्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इसका हुआ था 1941। तो अर्लीस्ट से लेकर लाटेस्ट आपका पहले हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर IB, देन आपका फॉर्मेशन ऑफ भारतीय मजदूर संघ II, देन आपका फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, देन आपका लास्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। तो आपका IV, II, I और III। तो ये सीक्वेंस आपका है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है, आपका ईयर याद रखना है, इसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ईयर, सबका ईयर यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच थ्योरी ऑफ इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एम्फासाइजेस ऑन इकोनॉमिक पावर ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सी थ्योरी एम्फासाइज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है इकोनॉमिक पावर को, जो वर्कर्स एसोसिएशन होता है उसका इकोनॉमिक पावर में ये इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था CIL कोल इंडिया में 2016-17 में। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी, या फिर बिजनेस थ्योरी, या फिर रिवोल्यूशनरी थ्योरी, या फिर सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस देता है बिजनेस थ्योरी। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39th क्वेश्चन, जो कि आपका है फ्रॉम नेट जून 2019। ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, the employer of any industry declares layoff is required to provide alternate employment to the workmen laid off in any other industry belong to him and located at a distance not more than। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत अगर कोई एम्प्लॉयर डिक्लेयर करता है ले ऑफ, तो जो भी वर्कर यहाँ पे ले ऑफ होते हैं, ठीक है, तो उनको एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहिए। तो वो जो अपॉर्चुनिटी उनको देगा जो एम्प्लॉयर उनको जो अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, उनका जो इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटी देगा वो कितने डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, 8 माइल्स, 6 माइल्स, या फिर 5 माइल्स, या फिर 7 माइल्स। तो यहाँ पे 5 मील के दूर मैक्सिमम होना चाहिए, 5 मील के अंदर अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया 5 माइल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ये आपका भेल 2019 का है। तो नीचे जो दिया गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट मीन्स ए रीजनल लेबर कमिश्नर। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपका ये सही है। सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट मीन्स एन एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये भी सही है। सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट मीन्स ए लेबर कमिश्नर। तो ये भी तो सही है। तो लास्ट गलत होगा। तो लास्ट क्या है, सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर उनको अपॉइंट नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका गलत आंसर है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज पर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम नेट जून 2018। तो व्हिच इज नॉट ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। बेनिफिट्स अंडर द एक्ट आर नॉट एक्सटेंडेड टू अप्रेंटिसेस। तो यहीं पे ही आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है, क्योंकि ESI एक्ट में अप्रेंटिसेस को इंक्लूड किया जाता है, अप्रेंटिसेस को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। पर सारे आंसर हम देख लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत है, पर ये आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है इंस्पेक्टर आर रीडेजिग्नेटेड एज सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स। इंस्पेक्टर को यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में रीडेजिग्नेट किया जाता है। Medical benefits to the insured person and his spouse have been extended under circumstances where insured person retires under voluntary retirement scheme। तो ये भी आपका सही है। The age limit of the dependents has been enhanced from age of 18 to 25। ये भी आपका सही है। तो ये तीनों आपका सही है, ये बस आपका गलत है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रॉम सेल 2019। What is the limitation period for building prosecution from the date on which the alleged commission of offence comes to the knowledge of the inspector under the provisions of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970। तो इंस्पेक्टर को जब नॉलेज होगा कि एक कोई ऑफेंस कमिट किया गया है,
ठीक है। तो उसको जब नॉलेज होगा, उस नॉलेज होने के कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर अंदर आप जो इंस्पेक्टर होता है उसको प्रोसिक्यूशन उसको फाइल करना पड़ता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स या फिर विद इन 12 मंथ्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर ही उसको फाइल कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज़ ए प्रोविजन फॉर द साइट अप्रेजल कमिटी। तो कौन सी लेजिस्लेशन में आपका साइट अप्रेजल कमिटी का प्रोविजन दिया गया है? कोल इंडिया में आपका क्वेश्चन आया था 2016-17 के एग्जाम में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट या फिर ट्रेड यूनियंस एक्ट या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर फैक्ट्रीज एक्ट। तो साइट अप्रेजल कमेटी SAC, इसका प्रोविजन है आपका फैक्ट्रीज एक्ट में 1948। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका है फ्रॉम नेट जून 2019। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी शैल नॉट एक्सीड। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 10, 6, 8 या फिर 12। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 6 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी आप में यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इनमें से क्या आपका ट्रू है? फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम भेल 2019। वर्क्स कमिटी मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। In a works committee, there should be more number of representatives from employee side than from the employer side. In a works committee, there should be more number of representatives from employer side than from employee side. Works committee is to be constituted only if establishment has more than 1000 employees. तो यहाँ पे वर्क्स कमिटी में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वर्कमैन और एम्प्लॉयर का। तो ये आपका सही आंसर है, बाकी सारे यहाँ पे आपका गलत है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following pairs either are not correctly matched। ट्रेड यूनियंस, यहाँ पे जो फॉर्मेशन का ईयर दिया गया है, ठीक है, ये सारे फॉर्मेशन का ईयर। तो ट्रेड्स यूनियंस कांग्रेस ऑफ इंग्लैंड 1868, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस 1948। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? तो ये आपका सही है और ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी सिर्फ आपका आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आई भी जो आपका है सी ओनली, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रैटिफाइड न्यू कन्वेंशंस ऑफ ILO रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर। अरेंज द कन्वेंशंस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट एज पर ईयर्स ऑफ द अडॉप्शन बाय ILO। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कन्वेंशंस को रेटिफाई कर चुका है ILO का रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर। तो इन सब कन्वेंशन को हमको जो फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स ऑफ देयर अडॉप्शन बाय ILO, इसको हमको देखना है। सेल 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया था। पहले आपका है नाइट वर्क ऑफ यंग पर्सनस और इंडस्ट्री कन्वेंशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ यंग पर्सनस और CE कन्वेंशन, नाइट वर्क ऑफ यंग पर्सनस और इंडस्ट्री कन्वेंशन रिवाइज्ड, मिनिमम वेज अंडरग्राउंड वर्क कन्वेंशन। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपका सही है? तो यहाँ पे जो भी पैटर्न दिया गया है उसी हिसाब से ही ये सही दिया गया है। पहले आपका ऑप्शन ए हुआ था, बाद में ऑप्शन बी अडॉप्ट किया ILO ने, फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। यही आपका करेक्ट सीक्वेंस है। तो ABCD, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बट कॉन्टेनेबल थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स इज प्रीमिसेस ऑफ व्हिच अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये आपका किसका अप्रोच है? सिस्टम्स अप्रोच या फिर ट्रस्टीशिप अप्रोच या फिर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच या फिर प्लूरलिज्म। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लूरलिज्म। तो प्लूरलिज्म अप्रोच आपका यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कोल इंडिया में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 शैल नॉट एक्सीड व्हाट पोर्शन ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स। ये आपका नेट जून 2019 में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोला गया है, जो कि आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आपका मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो गठन किया जाता है उसके हिसाब से आपका इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने होते हैं, कितने परसेंटेज आपका होता है, कितने पोर्शन, 1/4 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स या फिर 1/3 या फिर 1/2 या फिर 2/3। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1/3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
तो 50th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज ए फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये आपका भेल 2019 में आया था। तो नीचे जो दिया गया इनमें से क्या आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक फीचर नहीं है। इट इज़ इनिशिएटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स, तो ये, या फिर इट इज़ ए सिंगल पार्टी प्रोसेस, तो ये आपका एक फीचर है, ये नहीं है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग हमेशा सिंगल पार्टी नहीं होता, ये डबल पार्टी प्रोसेस होता है, मिनिमम 2 या फिर उससे ज़्यादा। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ ए 2 पार्टी प्रोसेस। तो ये सारे आपका सही है, बस ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51th क्वेश्चन। ये आपका है फ्रॉम नेट जून 2018 नेट जून। A conciliation officer declares an industrial disputes to have ended in a failure on 15th October. Submits the failure report to the appropriate government on 18th October. The said report is being received by the government on 29th October. The government refers the dispute to the labor court on 5th November. From the above information, on which date it is deemed that the conciliation has been concluded. तो यहाँ पे दिया गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक हुआ है जिसका कंसिलिएशन यहाँ पे फेल्योर हो गया, तो वो आपका 15 अक्टूबर में यहाँ फेल्योर हो गया 2017 15 अक्टूबर में। तो उसका एक फेल्योर रिपोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये सबमिट कर दिए 18 अक्टूबर को। तो जो रिपोर्ट ये सबमिट किया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिसीव किए उसको 29 अक्टूबर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको रिसीव कर दिया। तो ये जो रिसीव किया ये रिफ़र कर दिया क्योंकि ये फेल्योर हो गया था, ये जो कंसिलेशन प्रोसेस था ये फेल्योर हो गया था, तो ये रिफ़र किया गया 5 नवंबर को लेबर कोर्ट को रिफ़र किया गया। तो ये जो कंसिलेशन का प्रोसेस था कब यहाँ पे कंप्लीट होता है, कब यहाँ पे कंप्लीट होता है, जब यहाँ पे रिसीव करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसका फेल्योर रिपोर्ट जब रिसीव करता है तो तब ये कंप्लीट होता है। तो रिसीव यहाँ पे कब कर रहा है 29 अक्टूबर को, तो यहाँ पे 29 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52nd क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डजंट फॉल विदिन द जुरिसडिक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स, लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज, रेशनलाइजेशन या फिर इलीगैलिटी और अदरवाइज स्ट्राइक और लॉकआउट। ये आपका सेल 2019 में आया था। तो नीचे जो दिया गया है इनमें से क्या आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन में नहीं आता, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। ये आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुरिसडिक्शन में नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेल 2016-17 से आया है ये क्वेश्चन। द एक्शन टेकन बाय यूनियन इट्स टू प्रिवेंट विलिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम अटेंडिंग वर्क आफ्टर ए स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। तो स्ट्राइक के बाद वर्क अटेंड करने के लिए जो प्रिवेंट करने के लिए एक एक्शन लिया जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिकेटिंग या फिर वाइल्ड कैट स्ट्राइक या फिर वर्क टू रूल या फिर गो स्लो, तो उसको हम बोलेंगे पिकेटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द 54th क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू हियर एंड डिसाइड एनी क्लेम्स arising out of payment of less than the minimum rate of wages under the provisions of the Minimum Wages Act 1948, the state government shall appoint any officer not below the rank of। तो यहाँ पे अगर कोई क्लेम यहाँ पे अराइज होता है कि जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस उसके हिसाब से कम पेमेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करते हैं तो उनका रैंक मिनिमम यहाँ पे कितना होना चाहिए। ठीक है, ये आपका है फ्रॉम नेट जून 2019। चीफ इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर लेबर कमिश्नर या फिर डेप्यूटी लेबर कमिश्नर। तो यहाँ पे सबसे लोअर लेवल का जो रैंक था वो यहाँ पे पूछा गया है, तो इस हिसाब से आपका लेबर कमिश्नर आपका करेक्ट आंसर हो गया। इससे कम रैंक में आपको अपॉइंट नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 55th क्वेश्चन। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द ऑक्यूपायर मस्ट सेंड a written notice to the chief inspector at least dash days before he begins to occupy or use any premises as a factory। तो अगर आपने मेरे जो चैनल में जो ग्रुप है आपका टेलीग्राम का जो ग्रुप है अगर आप उसमें है तो उसमें मैं जो प्रोवाइड करता हूँ डेली क्विजेस उसमें ये क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया गया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर ऑक्यूपायर
एक रिटन नोटिस देना पड़ता है चीफ इंस्पेक्टर को, कितने दिन के अंदर अंदर जो वो ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई करने से पहले कितने दिन से पहले उसको नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, 21 डेज या फिर 45 डेज या फिर 30 डेज या फिर 15 डेज। तो उसको 15 दिन से पहले उसको नोटिस देना पड़ता है अगर किसी प्रीमिसेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है एज फैक्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आने वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।